अच्छा। 30 मिनट लेट चलता है, 30 हम्म। सेकंड से। अच्छा। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सीएफटी के बारे में। कल थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट में, तो उसी पॉइंट को आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थियरी। हाँ विशाल, सीएफटी ही पढ़ा रहे हैं बेटा। चलिए देखिए क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो सीएफटी में है क्या। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा देखो, हमारे पास सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए कि ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान से देखना, इसके बाद जब हम टॉपिक लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। देखिए डी सबसेल में, बस बेटा अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास डी सबसेल है एकदम जीरो से देखो, डी सबसेल जो है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल के जो नाम है वो नाम याद रखो, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल के नाम है। ठीक है, इनको डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब ये होगा कि सबकी एनर्जी क्या होती है, एक जैसी होती है। जो एनर्जी इस ऑर्बिटल की होगी वही इसकी सबकी एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां से होती है कि जब अगर कोई लिगेंड, अब ध्यान से समझना, मान लो ये हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल था एम, ये कोई सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु है, तो बताओ थोड़ा सोच के कि क्या इस केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल में कुछ डी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। बाहरी कक्षा में तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। अच्छा चलो रेड में नहीं लिख रहे हैं, चलो भाई इससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो ऑर्बिटल होते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई लिगेंड है, तो लिगेंड के पास भी क्या होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करने आता है, डोनेट करने आता है, देने आता है। ठीक है, तो मतलब दिमाग चलाओ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन तो जरूर होगा। तो जब अगर कोई लिगेंड आता है, अगर लिगेंड नहीं है तब तक तो सबकी एनर्जी एक जैसी है, तो लेकिन जब लिगेंड आएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब रिपल्सन होता है, तो इनकी ये जो ऑर्बिटल हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब दो भागों में बढ़ जाते हैं। कैसे दो भागों में बढ़ते हैं, तो देखो बेटा कुछ इस टाइप से, देखो इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होगी और इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है। इसको बोला जाता है T2G और इसको बोला जाता है EG। ठीक है, इन तीनों की एनर्जी एक जैसी, इन दोनों की एनर्जी एक जैसी। कब, जब लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वाले स्ट्रक्चर पे हम उसको क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल देखो। तो अब ये क्या होता है कि अब इसकी एनर्जी, अब एनर्जी में चेंजेज आते हैं। देखो यहां हम इसको दिखा दे रहे हैं, अब लिगेंड के आने की वजह से इनकी एनर्जी में चेंजेज आ गए पांचों के, 1 2 3 4 5। चेंज में चेंज क्या हुआ,
देखो कुछ इस टाइप से इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग, ये इस टाइप से बढ़ जाते हैं। बढ़ने का मतलब इन दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी इससे क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जेटिक होता है, और ये क्या होगा, कम एनर्जेटिक होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा तो वो हम लोग अभी डिस्कस उसी को कर लेते हैं। फिलहाल देखो ये EZ ये ऊपर और ये T2Z कहां आ गया, नीचे। किससे, तो ये जो पहले एनर्जी लेवल था तो इससे इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा हो इसलिए रहा है, तो इसका मेन जो रीजन होगा वो आप समझो। देखो इनका स्ट्रक्चर क्या है कि जो DXY या DYZ या DZX इन तीनों की एनर्जी एक जैसी इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे मान लो हमारे पास ये X एक्सिस है और ये क्या है, Y एक्सिस है, और ये हमारे पास आ गया Z एक्सिस। XYZ 3 एक्सिस होते हैं, तीनों के बीच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो DXY जो होगा वो XY वाला जो होते हैं वो इस X एक्सिस और Y एक्सिस इसके प्लेन में होते हैं। ठीक है, DXY कैसे होगा, कुछ इस टाइप से होगा। DYZ कैसे होगा, तो देखो बेटा ये हमारा Y हो गया, ये हमारा Z हो गया, तो Y और Z के प्लेन में होंगे। ये DXY है और ये DYZ है। अगर DZX की बात करें तो ये Z एक्सिस, X एक्सिस हो गया, ये Z एक्सिस हो गया, इस प्लेन के बीच में ही होगा, ये ZX। अब आप बताओ कि ये तीनों इनके प्लेन में है, इनके बीच में है। ठीक है, अब अगर इन दोनों की हम बात करें DX² - Y², तो इसका स्ट्रक्चर केयर करना, ये हो गया हमारे पास X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, तो इसमें कुछ इस टाइप से होते हैं। देखो बेटा कुछ इस टाइप से X² - Y², ये स्ट्रक्चर है DX² - Y² का। फर्क क्या है, तो इसमें X और Y के बीच में, Y और Z के बीच में और इसके बीच में है, लेकिन यहां किस पे है, देखो X एक्सिस और Y एक्सिस पे है। अब इससे एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, तो एनर्जी पे इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि देखो बेटा जो लिगेंड आते हैं तो लिगेंड कहां से इलेक्ट्रॉन देने आएंगे, एक्सिस से आते हैं। तो अगर लिगेंड कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने, चलो मान लेते हैं कि यहां कोई ये लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, तो ये कहां से देने आएगा, एक्सिस से आएगा। तो एक्सिस से आने की वजह से, तो आप बताओ, देखो एक लिगेंड हम यहां लिख दिए, ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, तो बताओ जब अगर ये एक्सिस से आएगा तो जब ये लोब इसका, देखो इसका जो है ऑर्बिटल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बताओ ये लिगेंड यहां रिपल्सन ज्यादा होगा या लिगेंड ये यहां से आ रहा है इसको इलेक्ट्रॉन देने, यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, सोच के बताओ। देखो बेटा अगर ऑर्बिटल यहां है, लिगेंड यहां, तो ये ज्यादा रिपल करेंगे ना, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, देखो लिगेंड यहां है, ऑर्बिटल यहां है, लिगेंड यहां है, ऑर्बिटल यहां है, देखो लिगेंड यहां है, ऑर्बिटल यहीं मिल जा रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब ज्यादा रिपल्सन होता है, जो एक्सिस पे होते हैं और लिगेंड एक्सिस से आते हैं, तो यहां रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन तीनों के, क्योंकि ये एक्सिस पे है और ये एक्सिस के बीच में है। कंसेप्ट क्लियर है बेटा, कमेंट करके इन्फॉर्म करो, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें क्या ये जो बताया जा रहा है क्लियर है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आगे के टॉपिक आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो क्या होता है, अब देखो बेटा इसके बाद क्या होता है कि इसी वजह से जो ये ऑर्बिटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल थे, देखो 1 2 3 4 चलो 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया है, इसमें 5 कर लेते हैं।
देखो अब ये क्या होगा, ये तो यहां से ध्यान दो, 1 2 3 1 2 3 4 5। देखो बेटा, देखो अब इसमें होगा क्या, ये 1 1 2 3 ये हमारे तीनों क्या होंगे, T2G होंगे, और ये दोनों हमारा क्या होगा, EG होगा। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, EG की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक्सिस पे है, लिगेंड एक्सिस से आ रहा है, रिपल्सन ज्यादा करेगा। ठीक है, वो एक्सिस के बीच में है तो डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्सन कम होगा। तो इस वजह से जब यहां से स्प्लिटिंग अगर ये करते हैं तो EG वाले, देखिए EG वाले ऊपर हो जाएंगे और ये T2G वाले कहां हो जाएंगे, ये नीचे हो जाते हैं, और ये क्या होता है, ऊपर। यानी इससे इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। ठीक है, तो CFT में क्या है बेटा ना, CFT में मेन यही है, यही आपको समझना है। और ये जो स्प्लिटिंग है, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, और इसी को दिखाते हैं डेल्टा। अगर आप ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी की बात करोगे तो इसको डेल्टा 0 से दिखाते हैं, मतलब ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। अगर यही टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी की बात करेंगे तो उसके लिए होता है डेल्टा टी। टी का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी। अब इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, इसी को हम CFSE बोलते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्लियर है। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन होगा, जब हम अभी स्ट्रक्चर लेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो का ही पूछा जाता है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको ये होगा 4DQ, और ये जो होता है, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 6DQ, और ये क्या होगा 4DQ। जिस तरह आप यूनिट लगाते हो ना, ठीक उसी तरह इसको DQ से डिनोट किया जाता है, और ये पूरा होता है 10DQ, यानी यहां से यहां तक का पूरा जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 10DQ। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहे हैं, अब आपको जो थियरी के साथ जब पढ़ाया जाएगा तो कुछ चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। चलो अब एक एक करके देखते हैं हम। देखो यहां से, अब ये थियरी आपका यहां से स्टार्ट होगा। पांचों, देखो CFT में पांचों D कक्षकों की, यहां से देखते हैं, एक मिनट देखिए। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है, जो लोग लेट लतीफ है या नहीं समझ में आ रहा है वो यहां से समझेंगे, थियरी के साथ है, ज्यादा क्लियर आएगा। समझो, देखो हम पढ़ेंगे जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है, जो विपाटन हो रहा है, वो दो टॉपिक पे पढ़ेंगे। एक अष्टफलकी के लिए पढ़ेंगे और दूसरा चतुष्फलकी के लिए पढ़ेंगे, अष्टफलकी और चतुष्फलकी। चलो तो उसमें से पहला ले रहे हैं अष्टफलकी, जब संकुल हमारा अष्टफलकी हो गया। अब देखो, तो इसमें दिया है अष्टफलकीय संकुल में D कक्षक का विपाटन, यानी अष्टफलकी संकुल रहा तो कैसे विपाटन होगा। हाँ बेटा, 0.6 और 0.4 ये DQ में है या डेल्टा 0 में है, वो भी देख लो। 0.6 जो आप ले रहे हो, 0.6 DQ है या डेल्टा O है। चलो आगे, अब देखो जैसे है, माना कि एक, ठीक है, आप यहां से देखो वो सब क्लियर होगा। प्रीति कुमारी, देखो बेटा आप लेट लतीफ हो तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये थियरी के साथ है, ये क्लियर हो जाएगा। देखो माना कि एक अष्टफलकीय संकुल MLX6 है। जैसे देखो एक कोई अष्टफलकी, देखो अष्टफलकी हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक सेंट्रल एटम हो गया यम। अब इसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से इसके चारों तरफ लिगेंड लगे रहते हैं। देखो ये लिगेंड लगे हैं
और ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, एक अष्टफलकी है। तो देखो बेटा अष्टफलकी का यही स्ट्रक्चर होता है, दिखाई दे रहा है सबको ना, या रेड ले लें। देखो ये सेंट्रल मेटल हो गया, देखो बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, अष्टफलकी का है। यही हमारा, ठीक है बेटा, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा वो अभी बता दे रहे हैं देखो ये अष्टफलकी एक केंद्रीय धातु परमाणु है और हर जगह यहां पे क्या पड़े हुए हैं, लिगेंड है। देखो ये हमारे पास लिगेंड है, तो यही कह रहा है कि 6 लिगेंडों से घिरा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिगेंड है, उस पे केंद्रीय धातु परमाणु घिरा हुआ है। अर्थात अष्टफलक के केंद्र पर धातु आयन स्थित है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया, ये हम दिखा रहे हैं। धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्विध्रुव के ऋणात्मक सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इसी चीज को हम जनरल वे में आपको समझा रहे थे कि लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इसकी वजह से उसके जो डी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा उनमें, रिपल्सन। जब तक लिगेंड नहीं आएगा तो पांचों डी की ऊर्जा एक जैसी होगी। जब लिगेंड आएगा तब उनकी एनर्जी में क्या आने लगेंगे, चेंजेज आने लगेंगे। अब वो चेंजेस कैसे होंगे, तो इसको आगे देखो। देखो पांचों डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि करता है, यानी पांचों डी कक्षक की ऊर्जा में चेंजेस कब आएगा, जब लिगेंड आएगा। लिगेंड की वजह से कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होता है। आगे यदि धातु आयन की तरफ, अब इस शब्द पे ध्यान दो जिसका क्लियर नहीं हो रहा है, यदि धातु आयन की तरफ जाने वाले पांचों डी कक्षक समान दूरी पर स्थित होते हैं, तब प्रत्येक डी कक्षक की ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि होगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यानी डी कक्षक, यदि धातु आयन की तरफ जाने वाले पांचों डी कक्षक, मतलब कहने का है कि अगर लिगेंड आ रहा है, पांचों डी कक्षक सब एक डायरेक्शन में है, ठीक है, और लिगेंड किसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो सबकी ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। लेकिन अगर बताओ 3 का डायरेक्शन एक जैसा है और 2 का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तब ऊर्जा लिगेंड के आने से 3 और दोनों की ऊर्जा में क्या आएगा, फर्क आएगा। 3 की ऊर्जा अलग होगी, 2 की ऊर्जा क्या आएगी, अलग होगी। इसका यह मतलब है समान रूप, अतः सभी कक्षक डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब वही जिनमें पांचों की ऊर्जा क्या हो, एक जैसी हो। अब देखो, परंतु यह केवल परिकल्पना में ही सत्य है। आगे देखो, चूंकि डी के 2 ईजी कक्षक लिगेंड के मार्ग में स्थित होते हैं, जो कि आपको पहले ही हम समझा रहे थे। क्या लिखा है, डी के 2 कक्षक ऐसे होते हैं जो x² - y² और z² है, वो लिगेंड के मार्ग में होते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखो जब हम स्ट्रक्चर अगर इसका बनाएंगे बेटा, देखो ये हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो x² - y² का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ये d, देखो dx² - y² का स्ट्रक्चर है। अब लिगेंड कहां से आ रहा है, देखो इसका ये ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है। अब बताओ जब लिगेंड आएगा, ये एक्सिस से ही आ रहा है, तो रिपल्सन यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा। हम कहेंगे जो फ्रंट पे पड़ रहा है तो रिपल्सन ये ज्यादा करेगा। तो dx² - y² हो या dz² हो, ये कहां होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। तो इस वजह से लिगेंड जब एक्सिस से आता है तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से Eg की एनर्जी क्या होती है, Eg की ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि लिगेंड एक्सिस से आता है। अच्छा आगे देखो, तथा लिगेंड के मार्ग के मध्य स्थान पर T2Z की ऊर्जा घटती है। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि T2Z की अगर हम बात करेंगे ना, जैसे इसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर आप dxy का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इनके बीच में आते हैं। dxy, dyz, dzx ये कहां आते हैं, ऐसे बीच में आते हैं। यहां कहां थे, एक्सिस पे थे। अब बताओ लिगेंड आ रहा है आपका कहां, एक्सिस से आ रहा है। ध्यान दो, लिगेंड कैसे आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है।
तो बताओ ऑर्बिटल कहाँ है? यहां है। लिगेंड कैसे आ रहा है? एक्सिस से आ रहा है, ठीक है। और यहां कहाँ था? ऑर्बिटल यही था, लिगेंड भी यही आ रहा था, तो रिपल्सन यहां ज्यादा हो रहा था, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होती थी? ज्यादा। और यहां ऑर्बिटल यहां है, ये यहां आ रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसी को T2z कहा जाएगा। अब क्लियर है कि अभी दिक्कत है? जल्दी से बताओ, क्या अभी भी दिक्कत है? अगर स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना तो ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। जो लिगेंड के मार्ग में आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, लिगेंड से जो दूर रहेगा रिपल्सन कम होगा, ठीक है। कमेंट करके इन्फॉर्म करो जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें अभी आपको हम समझा चुके हैं। आगे देखो, अतः कक्षकों के दो सेटों के मध्य ऊर्जा का अंतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब जो पांचों डी ऑर्बिटल थे उनमें उनके मध्य ऊर्जा का अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। अच्छा, आगे कह रहा है तथा इसे, अब ध्यान दो, तथा इसे डेल्टा जीरो, देखो डेल्टा जीरो, जीरो अर्थात अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल से दर्शाते हैं। यह लिगेंड की प्रबलता का मापक है। प्रबलता का मापक का मतलब, अगर कोई लिगेंड जितना, देखो डेल्टा जीरो का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो वो लिगेंड उतना ही क्या होगा? शक्तिशाली होगा। वही चीज समझा रहे थे ना, कोई लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, और जितना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। उसी से तो हम पता करते हैं कि लिगेंड हमारा प्रबल है कि दुर्बल है। चलो, तो वही चीज है, प्रबलता का मापक है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इस प्रकार से होता है कि डी कक्षक की औसत ऊर्जा अपरिवर्तित होती है। आगे देखते हैं। अतः तीन कक्षक, डी कक्षक के 2/5, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह मिल सकते हैं। वैसे आप लोगों में इस पे बहुत कम चांस है न्यूमेरिकल मिलने का। ऊर्जा अंतर के नीचे, जबकि 3/5 डेल जीरो ऊर्जा अंतर के ऊपर स्थित होते हैं। T2g तथा Eg के मध्य ऊर्जा अंतर को 10dq, वही चीज समझा रहे थे कि दोनों के बीच ऊर्जा अंतर को हम कितना से दिखाते हैं? 10dq से दर्शाते हैं। T2g की ऊर्जा डी जनरेट कक्षा से 4dq कम, ठीक है, तथा Eg कक्षा की ऊर्जा डी जनरेटेड से 6dq, कक्षक से 6dq से अधिक होती है। अतः T2g कक्षक 4 डेल के बराबर ऊर्जा त्यागते हैं और ये 6 डेल जीरो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। देखो कि अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब सीधा सा एक लाइन में समझो। देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सब लोग अब ध्यान से देखें, जिस चीज को हम बना रहे थे, हमारे पास ये पांचों डी ऑर्बिटल पहले थे। जब लिगेंड नहीं था तो सबकी ऊर्जा क्या थी? एक समान थी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। अब हुआ क्या कि जैसे ही लिगेंड आया तो लिगेंड के आने से इनकी ऊर्जा में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, ऊर्जा में वृद्धि हो गई। जैसे ही लिगेंड आया तो पहले ये एनर्जी था, अब एनर्जी बढ़ के कितना आ गया? ये हो गया। ये 5 हमारे डी ऑर्बिटल हैं। अब हुआ क्या कि जब ये पांचों डी ऑर्बिटल हैं, उसमें 5 में से देखो हमारे पास क्या होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इन तीनों, ये कहां है? एक्सिस के बीच में है, इन्हीं को T2z कहा जाता है। और हमारे पास होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनको क्या कहा जाता है बेटा? Eg कहा जाता है। तो इनकी एनर्जी इनसे क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये एक्सिस पे होते हैं और लिगेंड एक्सिस से ही इलेक्ट्रॉन देने आता है, रिपल्सन ज्यादा। तो आप देखो बेटा, इसी वजह से T2z, देखो ये हमारा Eg है, ये क्या है? Eg। इसकी एनर्जी जो है इस T2z से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इन तीनों से इन दोनों की एनर्जी ज्यादा। अब देखो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बैरी सेंटर, यानी बैरी केंद्र, क्योंकि कोई भी ऊर्जा हम इसी सेंटर से मापते हैं, इससे ज्यादा और इससे कम। तो इससे ज्यादा कितना होता है? 6dq का। कम कितना होगा? -4dq का। कितना होगा?
या माइनस होना चाहिए, -4dq का। अरे चेक कर लो, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना पूरा, ठीक है। आप बताओ यहां तो एनर्जी 0 होगी कि नहीं होगी। अब देखो, अगर आप 6 कर रहे हो तो 6 2 जा क्या होगा 12। ध्यान से देखो, 6 6 12, यहां -4 कर रहे हो, 4 4 2 जा 8 एंड 12 -12 +12 -12 क्या हो गया 0। यानी ऊपर हमारा 6dq, नीचे क्या होगा 4dq। चलो, अब ये जो गैप है ये कितना होता है 10dq। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ओमकार, लिगेंड देखो बेटा, अब आप देखो लिगेंड होते कहां से हैं, पहले स्ट्रक्चर एक बार क्लियर कर लो। हाँ, ऑप्शन वाला क्वेश्चन कराएंगे। देखो ये हमारा मेटल है, तो कुछ इस टाइप से इसमें लिगेंड होते हैं। देखो लिगेंड, यही लिगेंड होंगे। देखो ये हमारे पास क्या है लिगेंड है। तो लिगेंड कहां से आ रहा है, ये एक्सिस से ही तो आ रहा है। कहां से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है। तो वही चीज तो कभी से समझा रहे हैं, जब एक्सिस से आएगा तो एक्सिस पे यही दोनों है ना। अब समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे यहां पे वो तो ऑक्टाहेड्रल के लिए था, अब यहां से बात करेंगे किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन यहां से आप खुद बना लेंगे जब ये कंसेप्ट आ जाएगा, वो भी कराएंगे। देखो यहां से देखो टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, आप याद करो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। देखो ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है, ये लिगेंड है हमारे। देखो ये टेट्राहेड्रल है। आप बताओ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में फर्क क्या है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में फर्क है एंगल का। जो टेट्राहेड्रल यानी अष्टफलकी होता है उसमें दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है, और चतुष्फलकी में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, जो कि दोनों के बीच बहुत फर्क डालता है कुल मिला के, ठीक है। कुल मिला के ये ध्यान देना है कि जो चतुष्फलकी वाला ऑर्डर होगा, अष्टफलकी में, चतुष्फलकी में T2g की एनर्जी Eg से ज्यादा होगी, यही ध्यान देना है। अष्टफलकी में इसकी एनर्जी इससे ज्यादा थी, चतुष्फलकी में इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। रीजन क्या है, तो रीजन है दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल। इस वजह से जो एक्सिस के बीच में आएंगे, जो एक्सिस के बीच में रहेंगे, वहां रिपल्सन क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, और जो एक्सिस पे होंगे वहां रिपल्सन कम होगा। तो इसमें एक्सिस के बीच में कौन कौन है T2g वाले हैं, तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये हाई हो जाएंगे, यहां रिपल्सन कम होगा तो ये क्या होगा कम होगा। आगे देखो, ये पॉइंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखो किसी धातु आयन के लिए विपाटन का परिमाण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिगेंड जितनी सरलता से धातु आयन की तरफ जाता है, आप ध्यान देना, थियरी यहां से क्वेश्चन बनेंगे, जाता है विपाटन उतना ही अधिक होता है। वे लिगेंड जो कम विपाटन करते हैं, जो लिगेंड कम विपाटन करते हैं, स्प्लिटिंग कम करा पाते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। यानी जो स्प्लिटिंग कम कराएंगे वो दुर्बल क्षेत्र होंगे, जबकि अधिक विपाटन कराने वाले लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। यानी जो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएंगे वो प्रबल क्षेत्र होगा, जो कम कराएंगे वो दुर्बल क्षेत्र होगा। आगे, जब लिगेंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब इसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रृंखला यानी श्रेणी कहा जाता है। यानी विपाटन का मतलब ये होता है ना बेटा, जो स्प्लिट करता है दो भाग में बांट देता है, एक का कम और एक का क्या हो गया ज्यादा, उसी को विपाटन कहा जाता है।
अच्छा अब देखो बेटा, अब ये स्पेक्ट्रो रासायनिक एक श्रेणी है, उस श्रेणी से आप पता करोगे कि कौन सा लिगेंड जो है ज्यादा प्रबल क्षेत्र है और कौन सा दुर्बल क्षेत्र, वो थोड़ा सा याद कर लेना, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना पड़ेगा, तो आप एग्जाम में कहां एक्सपेरिमेंट करने जाओगे। चलो तो देखो यही वो ऑर्डर है, ठीक है, जिसका इस ऑर्डर पे कमांड बन गया वो क्वेश्चन में उलझेगा नहीं, यही है वो ऑर्डर जो आपको आना चाहिए। वो ऑर्डर क्या है, इस पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि जो वीबीटी थियरी भी कल हम पढ़ा रहे थे, वीबीटी थियरी पढ़ा रहे थे ना, बैलेंस बॉन्ड थियरी, तो बैलेंस बॉन्ड थियरी में भी युग्मित है अयुग्मित है, ये सब क्वेश्चन जो प्रॉब्लम कर रहा था वो यही था, ठीक है। तो इसमें से समझो, देखो बेटा यहां लिखा गया I माइनस बी आर सी एल NO3 माइनस F माइनस OH माइनस OX माइनस 2 H2O है, ये है PyNH3 ये है NO2, ठीक है, CnCO। अच्छा ये सब है क्या, इसमें से जो फेमस है ना, जो ज्यादा आपके सामने आएंगे, I आएगा, Cl आएगा, F आएगा, ये H2O, पिरिडीन एक आध जगह आएगा, अमोनिया En, NO2, Cn, CO, ये थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान देना। देखो बेटा इसमें है क्या, क्या लिखा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ये क्या लिखा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या मतलब, मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कौन, आई। अब जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो उस लिगेंड की दुर्बलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सबसे दुर्बल ये, अब ये आगे आते जाओगे तो कम दुर्बल होता जाएगा, फिर एक क्रम आएगा कि वो प्रबल होने लगेगा, और सबसे प्रबल कौन होगा, देखो बेटा ये सबसे प्रबल है, इससे कुछ कम प्रबल Cn है, उससे कुछ कम NO2 है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक बना देंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखो, जो आप लोगों के सामने जो बहुत ज्यादा आने वाले हैं ना, उसमें से आपको ऑर्डर उर्डर से बहुत मतलब नहीं है, बस इसमें दुर्बल और प्रबल बस समझ लेना कि वो युग्मित करेंगे कि नहीं करेंगे, आपसे इतने मतलब रखना है। आप प्रबल एक इस पे ध्यान देना, ये OX माइनस 2 ऑक्सलेटो, कल शायद हम लोग ऑक्सलेटो को स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में काउंट कर रहे थे क्या, ऑक्सलेटो के साथ प्रॉब्लम है, ये एक जगह स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का काम करता है, बाकी हर जगह वीक फील्ड लिगेंड यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का काम करता है। हाँ विशाल, विशाल गौतम, क्या है बेटा, विशाल, ये बढ़ता हुआ क्रम है देखो इसमें है क्या, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है। यहां से देखो इस साइड अगर आप हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो प्रबलता बढ़ती जाएगी, अगर इस साइड हम जाएंगे तो दुर्बलता बढ़ेगी, ठीक है विशाल। अरे ये एक ही ऑर्डर दिया गया है, इसमें देखो बेटा हमारे पास पहली बात तो याद रखना कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है। यहां से याद कर लो, देखो En हमारे पास है, NH3 है, पिरिडीन है, और Cn है, NO2, CO, ये सब कैसे लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है।
और बाकी ये सभी जो दिख रहे हैं ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कल से ही बता रहे हैं। और कल एक ट्रिक भी आपको बता रहे थे कि जिसके जो केंद्रीय धातु परमाणु हुआ, अगर उसके पास क्या क्या होना चाहिए, पहला चीज तो अगर उसके पास N है और C है, N और C, ठीक है, तो N और C है तो ये प्रबल क्षेत्र होगा। चलो आगे देखते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे देखिए, दी गई, अब आगे यहां से देखिए, दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है, ध्यान से देखिए जिसको कंफ्यूजन है, दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि H2O के पूर्व, मतलब जो बनाया गया था उसमें H2O से पहले वाले के लिगेंड जैसे I-, NO3-, OH- आदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। अब समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आया ना बेटा? देखो, दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि H2O के पूर्व, देखो यहां से देखो, ये H2O है, H2O के पहले के ये जितने भी हैं, H2O के पूर्व के लिगेंड जैसे ये सभी आदि दुर्बल क्षेत्र होते हैं, जबकि H2O के बाद वाले लिगेंड, H2O के बाद वाले लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड d ऑर्बिटल का अधिक विपाटन कराते हैं, यानी जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे वो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कराएंगे। आगे देखें, अष्टफलकी में T2G तथा EG, ये सब आप लोगों को हम समझा चुके हैं। आगे देखो यहां से ये पॉइंट, जब लिगेंड दुर्बल हो, देखो जब लिगेंड हमारा कैसा हो, दुर्बल हो, देखो जब लिगेंड दुर्बल होता है तो T2G तथा EG के मध्य डेल जीरो का मान बहुत कम होता है, अतः सभी कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। अतः चलिए अब इसको हम स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं। देखो कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। देखिए सब लोग यहां से ध्यान देंगे, ठीक है बेटा? देखो जैसे हमारे पास वन टू थ्री, 1 2, ये हमारे पास T2G सेट है और ये हमारे पास EG सेट है। रुक जाओ बेटा, इसी पे आपका मेन क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। देखो देखो ये हमारे पास T2G है, ठीक है, और दूसरा देखना यहां ध्यान से, देखो ये स्प्लिटिंग है, अब यहां से देखो ये यहां स्प्लिटिंग कहां ज्यादा है, देखो बेटा यहां स्प्लिटिंग क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहां स्प्लिटिंग क्या है, कम है। देखो ये स्प्लिटिंग कम है, यहां स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है बच्चे जो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, वो कल भी हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था ना, आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा था। देखो स्प्लिटिंग ज्यादा है, यहां स्प्लिटिंग कम है, तो बताओ इसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ये वाला होगा कि ये वाला होगा? स्ट्रांग फील्ड प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन सा है? ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हमारा कौन सा, जो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा वह लिगेंड प्रबल क्षेत्र होगा। तो मतलब निकला कि यहां लिगेंड जो होगा वो प्रबल क्षेत्र होगा, प्रबल क्षेत्र, स्प्लिटिंग ज्यादा है, यहां स्प्लिटिंग कम है, तो ये कैसा होगा, दुर्बल क्षेत्र। देखो
ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड यहां होंगे और यहां दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगे। अब देखो अब होता क्या है, यही अब यहां बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले हम लोग यहां भरते हैं, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप कैसे भरते हो, ठीक है 3। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से बस 2 मिनट एकदम समझो, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा स्ट्रांग और वीक फील्ड का। 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां भर दिए, सेकेंड यहां और थर्ड यहां। अब बताओ चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने को कह दिया गया, चलो यहां पर भी 3 भरो, 1 2 3, 3 तो हम भर दिए, कोई दिक्कत नहीं था, ये 3 ऑर्बिटल थे। अब दिक्कत आती है चौथे इलेक्ट्रॉन पे। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर यहां भरना है तो कहां भरेंगे, क्या यहां भरेंगे कि यहां भरेंगे? चलो यहां देखो, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे या यहां भरेंगे? हुंड का रूल तो हमें यही समझाता है कि जैसे हमारे पास अगर ये 1 2 3 4 ऑर्बिटल है तो 1 2 3 4 इस तरह इलेक्ट्रॉन भरो। पहले सबको कंप्लीट कर दो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं। यहां समझना, यहां स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो जब अगर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये भर गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जब यहां से यहां लाना चाहोगे तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये यहां जाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अरे भाई इसको यहां से यहां जाने के लिए बहुत ज्यादा दूरी तय करना है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन याद रखना, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां न जाके यहीं से क्या करने लगते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं। तो 3 के बाद चौथा यहां रहेगा, 5वां यहां रहेगा, 6ठा यहां रहेगा। जब जगह पूरी भर गई तो अब 7वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां आएगा, यहां आएगा। 8वां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 9वां यहां, फिर 10वां यहां। ये डी में 5 हो जाएंगे। अब देखो इस पे देखो, 3 हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आया। देखो चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहां नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, यहां दूरी कम है, तो ये सिंगल रहना ही पसंद करेंगे। तो 1 2 3 भर दिए, चौथा यहां भरो, 5वां यहां भरो, फिर 6वां 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। अब कल वाला जो VBT वाला जो पोर्शन था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्मित क्यों कर रहा है और युग्मित नहीं कर रहा है, जैसे एग्जांपल हम लोग लिए थे ना, एक एग्जांपल लिए थे CO F6 का लिए थे और एक लिए थे FeCN6-4 वाला एग्जांपल लिए थे। तो हुआ क्या कि देखो F हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो दुर्बल वाला में स्प्लिटिंग यही होती है। तो दुर्बल वाला में क्या होता है, वो युग्मित नहीं कर पाता, 1 2 3 भर के 4 5 ये भरेगा, फिर इस तरह भरता है। इस केस में क्या था, ये स्ट्रांग फील्ड था, तो स्ट्रांग फील्ड में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई। इस वजह से इसको प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो 1 2 3 के बाद चौथा यहां न जाके यहीं से पेयरिंग करने लगते हैं, ठीक है। इस वजह से यहां हुंड का जो रूल आप लोग पढ़े हैं, हुंड ला, वो फॉलो नहीं करता, हुंड ला यहां नहीं लगता है और यहां हुंड ला लगेगा, ठीक है। यहां पे हुंड ला काम नहीं करता, इसी वजह से। अब समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा कहने का मतलब ये था, जो दूरी वगैरह से समझा रहे थे वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए कि चीजें समझ में आ जाए। डिस्टेंस ज्यादा है, वो स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा कर देते हैं, इसी वजह से वो पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अरे बेटा 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डी में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। चलो तो यहां से ये क्वेश्चन हमारा रहा, देखो तो CFT में यही है आपका, ठीक है। हाँ अभी टाइम है बेटा, 5 मिनट टाइम है। चलिए आप लोगों को कंफ्यूजन कहां कहां है उसको
कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है बेटा? चलिए हम ऐसा करते हैं कि कल आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? कल कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे इस पे, कल केवल क्वेश्चन रहेगा। कुछ आइसोमर पे हम लोग बात कर लेते हैं तब तक। आइसोमर, अरे बेटा 7:25 हो रहा है, अभी है 5 मिनट टाइम, ठीक है? चलिए आइसोमर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो बेटा, चलो देखो, आइसोमरिज्म यानी जो समावयवता, ठीक है? समावयवता पे थोड़ा बहुत बात करेंगे हम लोग। अच्छा ऑप्शन वाला, ठीक है? ऑप्शन वाला कल केवल ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है? और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, एक कंसेप्ट और 2 मिनट हम ले लेते हैं, ठीक है? वो थोड़ा सा इसको समझ लो, वो भी शायद आप लोगों से मिस हुआ है, वर्नर थियरी, ठीक है? अभी अभी 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में हम वर्नर थियरी फिनिश कर दे रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दो, वर्नर थियरी से भी देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ आपको मिल रहे हैं, ठीक है? तो बस 5 मिनट टाइम दो, वर्नर थियरी हम लोग फिनिश कर ले रहे हैं। देखो वर्नर वर्नर सिद्धांत, वर्नर वर्नर सिद्धांत ध्यान से समझ लो, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो वर्नर, जब बहुत पहले जब ये कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सबों की जानकारी किसी को नहीं थी, तो उस समय वर्नर जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड, ध्यान से समझना, COCl3 एंड 6NH3 अमोनिया को लेके वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 5NH3 COCl3 into 4NH3 COCl3 into 3NH3। बस 2 मिनट ध्यान से समझो, ये क्लियर हो जाएगा। वर्नर थियरी एक क्वेश्चन मिल रहा है इसका। देखो बेटा, अंशु कौन सा क्या है दोबारा बताना बेटा। क्या डाउट है, बोलो जल्दी से। चलो ठीक है, जो डाउट है उसको आप करो, उसको अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। चलो तब तक देखो, ये वर्नर क्या कर रहे थे? इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा कि ये जो है, जब COCl3 6NH3 को जब वाटर में वो मिला रहे हैं, तो वो 4 आयन, 4 आयन में वो स्प्लिट हो रहा है, और ये 3 आयन में, और ये 2 आयन में, और यहां से कोई आयन नहीं, कोई आयन नहीं। ध्यान से समझना, बर्नर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अरे बेटा अब हुंड का ला यहां लगेंगे समझाने, तो फिर वो सब बहुत पीछे की चीजें हैं, बहुत कम टाइम है। देखो तो बर्नर थियरी क्या, जब बर्नर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको ये सब चीजें दिखी, ये 4 टाइप के, ये 3 टाइप के, ये 2 टाइप के, कोई आयन नहीं दे रहा था। फिर इसको उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज उन्होंने बताया वही बन गई बर्नर का थियरी, बर्नर सिद्धांत। अब इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, क्यों ये 4 आयन, 3 आयन, 2 आयन और कोई आयन नहीं दे रहा है। अब ध्यान से समझना, यहां से आपको क्वेश्चन एक मिलने वाला है। हुआ क्या कि बर्नर का ये कहना था कि ये जो कंपाउंड हमारा है, इसमें ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी जो CO है, जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये 2 प्रकार की संयोजकता रखता है।
ठीक है, कितने टाइप की संयोजकता रखेगा? 2 टाइप की। कौन? केंद्रीय धातु परमाणु। एक जो संयोजकता होगी इसको प्राथमिक संयोजकता और दूसरी संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता उन्होंने कहा। ठीक है, चलो बेटा वो सेतु लिगेंड सेतु लिगेंड उसको अभी छोड़ो। देखो अब ये 2 प्रकार की संयोजकता रखता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। फिर उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो कैसी होती है? आयनित होती है, आयनित। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनआयनित होती है। मतलब इस पे आयन होंगे, यहां आयन नहीं होगा। अब देखो ये जो संयोजकता है ये संयोजकता अस्थाई होती है। कैसी होती है? अस्थाई। और ये संयोजकता अस्थाई नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है। ठीक है, बस 1 मिनट और। तो जब इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया, जैसे देखो CO कितने NH3 से? 6। तो देखो ये बन गया, यहां पे NH3 ये 6 NH3 है, NH3 और NH3। बस 1 मिनट और। ये था। अब इसमें इन्होंने बताया कि ये जो Cl जो प्राथमिक संयोजकता थी इसको इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया। किस लाइन से? डॉटेड लाइन से। ये हो गया Cl, एक Cl ये हो गया। फर्क क्या था प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में? ये जो प्राथमिक संयोजकता थी, ठीक है, ये जो है जब पानी में आप डालोगे तो इसका साथ छोड़ के भाग जाएगी। प्राथमिक वाली क्या होगी? उसका साथ पानी में डालते ही छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन ये जो द्वितीयक संयोजकता है जो NH3 है, ये कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु का साथ छोड़ के कभी नहीं भगेगी। इसीलिए इसको इन्होंने जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो CONH3 6 और तीनों Cl3 को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। हाँ बेटा, प्राइमरी को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी को स्ट्रांग लाइन से हम दिखाते हैं, दीपक चौहान। तो अब देखो बेटा, ये जो सेकेंडरी संयोजकता थी इसको कुछ भी आप कर लो, ये इसका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक वाली है जैसे ही पानी में डालोगे तो बाहर। इसी वजह से इसको ये कॉम्प्लेक्स हो गया और ये आयन बन गए, क्योंकि पानी में डालोगे तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अलग और आयन वाला पार्ट अलग। अब 4 आयन क्यों दिया? तो Cl पे एक नेगेटिव होता है, तो ऐसे ही 3 Cl थे, 3 नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव, तो 3 और 1 4 आयन। चलो बेटा टाइम हो गया है तो ठीक है, चलो कल हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कल ये चैप्टर फिनिश हो गया पूरा, कल पूरा फिनिश हो जाएगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है बेटा।